चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड। फ्रंट पेज में ये न्यूज़ आई है। मौलिक अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या दी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे कि संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान का जो भाग 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट शामिल किए गए हैं, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक प्रकार से प्रपत्र रहता है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। तो उस समय उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है हमको। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो है आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। अब मेनली संविधान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 भी पहले शामिल था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया गया था। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और क्या काम किया गया है, भाग 12 में अनुच्छेद आर्टिकल 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और एक बात हमें ये ध्यान रखना है मौलिक अधिकार से रिलेटेड कि देखो, इनको सरकार संविधान के द्वारा क्या करी है, गारंटी प्रोवाइड कर दी गई है। इसका मतलब ये है यदि किसी का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य रहते हैं उनको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, उनको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि केशवानंद भारती वाला केस था, उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें मौलिक अधिकारों से रिलेटेड संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान ये रखना है कि संविधान का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। उसको आप छेड़छाड़ करोगे, संशोधन करोगे तो वो कानून मान्य नहीं रहेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी थी और ये भी बताया था कि लिस्ट जारी कर दी थी कि इतने सारे जो चीज़ें हैं वो इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ में देख लेते हैं कौन सी बातें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को लेकर के कहा। इसमें बात बताई गई है राइट टू गवर्नमेंट एड, नॉट फंडामेंटल राइट। इसका मतलब ये हो गया है कि मैं कोई यदि संस्था चला रहा हूँ, मैंने कोई स्कूल खोला हूँ, ठीक है, या फिर मैंने कोई और ऐसी संस्था खोला हूँ, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी संस्था को सरकार सहायता प्रोवाइड करे, मेरी संस्था को सरकार का समर्थन मिले, तो ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वेदर रन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी टू रिसीव गवर्नमेंट एड इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो देखो, चाहे उस संस्था को अल्पसंख्यक लोग चला रहे हों या फिर जो नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, वो चला रही हो, तो यदि वो ये सोचते हैं कि सरकार की सहायता प्राप्त करना हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, और यदि सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही तो उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है।
both have to follow the rules of the Act the Supreme Court held in a ruling on Monday. ठीक है, और क्या कहा बेंच ने? If the government made a policy call to withdraw Act, an institution cannot question the decision as matter of right. बात यह है कि पहले कोई सरकार है उस संस्था को सहायता देती थी, अब बाद में उसने सहायता देना बंद कर दी है, रुपया पैसा, तो अब उसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसमें बातें बताई गई हैं कि जो संस्था है वो एक प्रकार से फ्री है टू चूज टू एक्सेप्ट द ग्रांट विथ द कंडीशन या फिर गो इट्स ऑन वे। सरकार जैसे सहायता दे रही है उसको आप एक्सेप्ट करो और नहीं तो फिर अपने हिसाब से काम चलाओ। द जजमेंट केम इन अपील अगेंस्ट ए डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ए प्रोविजन ऑफ द इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट क्या काम करने का काम करता है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का काम करता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है भारत बंद को लेकर के, आप फ्रंट पेज में ही देख रहे हैं। ये जो किसान लोग बैठे हुए हैं सड़क पर, कहाँ? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एट गाजीपुर ऑन मंडे। तो बंद के कारण जो है रोड रेल ट्रैफिक इन मैनी स्टेट जो काफ़ी प्रभावित रहा। Farmer blocked highway and rail lines, shut down market and institutions in the some cities and state, and held mass rallies across the country in response to Sanyukt Kisan Morcha nationwide strike call on Monday, exactly a year after the president gave his assent to the three constitutional agriculture reforms। एक साल होने पर इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। आगे देखिए, यदि हम इनकी बात को समझने की कोशिश करें तो किसानों का कहना है फार्मर आर ऑन द स्ट्रीट फॉर द 10 मंथ्स। 10 महीने हो गए हैं और हम लोग सड़क पर हैं, हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बट द ब्लाइंड एंड डीप गवर्नमेंट नाइदर सीज नॉर हियर्स, ना तो वो देख रही है ना तो वो सुन रही है। इन ए डेमोक्रेसी देयर इज ए नो अदर ऑप्शन बट टू प्रोटेस्ट। अब कोई ऑप्शन नहीं है केवल प्रोटेस्ट करने के अलावा। वी इंस्टेड दैट इफ देयर इज ए बिल वापसी देन ओनली देयर विल बी घर वापसी। उनका कहना है यदि बिल वापस लिए जाएंगे तो ही हम घर वापस जाएंगे, ऐसा किसानों का कहना। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया है? आईडी प्रोवाइड किया है फॉर हेल्थ के लिए। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के अंतर्गत इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम। इससे क्या होगा? ये एक प्रकार से पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा ऑफ ब्रिंगिंग ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन द इंडियाज़ हेल्थ फैसिलिटी। तो इंडिया का जो स्वास्थ्य वाला क्षेत्र है उसमें एक प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का ये काम करेगा। इस मिशन के अंतर्गत एवरी सिटीजन को एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड किया जाएगा एंड देयर हेल्थ रिकॉर्ड वुड बी डिजिटली प्रोटेक्टेड, ए रिलीज इशूड बाय द सेंट्रल, ऐसा इसमें कहा गया। इसका मतलब ये है कि हमें एक आईडी मिलेगी, उस आईडी की सहायता से आप कहीं पर भी जाओगे तो आपके पिछली भी जितनी भी जानकारी है ना वो उस आईडी में स्टोर रहेगी। उसको आप अपने बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। इसके बारे में फिर इन्होंने लॉन्चिंग के टाइम में बहुत सारी बातें कही थी, जैसे कि कोविन के बारे स्कीम के बारे में बात करे थे और जो कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर के जो उन्होंने एक ऐप जारी किया था उसको लेकर के बात करी थी। तो अब यदि हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो जो हॉस्पिटल हैं उनको डिजिटल डाटा प्रोवाइड करने का काम करेगा ये आईडी। ठीक है,
A release issued by the union government stated that the mission would not only make the process of hospital simplified, हॉस्पिटल की जो प्रक्रिया है वो सरलीकृत होगी इससे, बट आल्सो इंक्रीज ईज ऑफ लिविंग, इसके अलावा आपका जो जीवन है ना वो भी सरल होने वाला। अंडर दिस एवरी सिटीजन वुड नाउ गेट ए डिजिटल हेल्थ आईडी एंड देयर हेल्थ रिकॉर्ड वुड बी डिजिटली प्रोटेक्टेड। मैंने कहाँ इलाज करवाया था, कौन से डॉक्टर के पास गया था, कौन कौन सी बीमारियाँ मुझे पहले हुई थी, ये सारी चीज़ों का डिजिटल रिकॉर्ड इस आईडी में मिल जाएगा। होलिस्टिक हेल्थ मॉडल है ये इनका कहना। देखो, इंडिया वाज वर्किंग ऑन हेल्थ मॉडल दैट वाज होलिस्टिक और इंक्लूसिव। ठीक है, सबको इसमें शामिल किया गया है और होलिस्टिक कोई चीज़ इसमें छोड़ी नहीं गई है। इसके अलावा इस पर भी जोर दिया गया ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इसके साथ साथ में इन केस ऑफ डिजीज़ इजी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल ट्रीटमेंट। Unprecedented reform in health education was on. A much larger number of doctor and paramedical manpower was being recruited now. और भी कुछ विशेषताएं इन्होंने बातें बताई गई जो हेल्थ से रिलेटेड काम हुए हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ना, ये है जॉब से रिलेटेड एक रिसर्च किया गया है, एक खोज की गई है, शोध की गई है जो ये बताती है जॉब्स अब 29% सिंस 2013, ऐसा सर्वे में कहा गया। मतलब जॉब्स की जो संख्या है वो 2013 से 29% बढ़ी है। 27% ऑफ द 10,593 फर्म रिपोर्टेड पैंडमिक रिलेटेड रिट्रेंचमेंट, ऐसा इसमें हमको देखने को मिलता है। इसमें रिट्रेंचमेंट बढ़ रहा है जिसका मतलब होता है छटनी। तो 27%, ठीक है, ऑफ द 10,593 फर्म, टोटल इतनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जिसका 27% हिस्सा लोगों को आप निकाल दोगे तो ये लोग जो है छटनी किए गए हैं पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे की। क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने पर आधारित। इन ए रिपोर्ट रिलीज ऑन द मंडे सेड दैट द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर हैड इंक्रीज 29% बेस ईयर 2013-14 से यदि हम तुलना करें तो। लेकिन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल ईयर, अप्रैल से लेकर के जून 2021 की यदि हम बात करें तो 27% की छटनी हुई है, ठीक है, पैंडेमिक के दौरान। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ना, जो कि रिलीज़ की गई है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा, इसमें कवर किए गए हैं 10,593 कंपनियों के दैट एम्प्लॉयड मोर देन 10 वर्कर एंड वर स्प्रेड ओवर 9 सेक्टर दैट अकाउंट फॉर 85% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द सच एस्टेब्लिशमेंट। तो सरकार की तरफ से सब अच्छा ही अच्छा दिखाया जा रहा। देखो, सरकार का कहना है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 3.08 करोड़ रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर, और यदि 2013-14 से इसकी तुलना करें तो 2.37 करोड़ था, ठीक है। 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013-14 के साथ में ये तुलना करी जा रही। All but 2 sectors, trade and accommodation and restaurants, saw an increase in employment over the period। तो सरकार कभी नहीं कहेगी कि एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आई है या फिर कमी आई है या फिर बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये कह रही है आईटी एंड बीपीओ सेक्टर हैड द मोस्ट इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली 152%। इसके बाद हेल्थ सेक्टर 77%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 68%, फाइनेंशियल सर्विस 48%, कंस्ट्रक्शन 42%, एजुकेशन 39%, मैन्युफैक्चरिंग 22%। मैन्युफैक्चरिंग वाज फाउंड टू अकाउंट फॉर 41% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, फॉलोड बाय एजुकेशन 22% एंड द हेल्थ 8%। इसके अलावा देयर वाज ए डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेड 25%, एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट 13%, विच यादव का कहना है could be attributed to the second wave of the pandemic that was at its peak during the survey। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि उन्होंने ये बात कही, देखो ये जो सर्वे है और अदर covering unorganized sector being conducted by the labor survey would help in the policy making। तो
इसमें यदि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को शामिल कर देते हैं तो और भी ये फायदेमंद हो जाता है। यादव कहना वाइल 27% ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, 27% कंपनियों की बात कर रहे हैं ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टेड पेंडेमिक इंड्यूस्ड रिट्रेचमेंट। द सिल्वर लाइनिंग वाज दैट 81% ऑफ द वर्कर हैड रिसीव्ड देयर फुल वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इसके अलावा और भी अच्छी बात सरकार कह रही है, बात ऐसी कह रही है कि लॉकडाउन के बाद कुल रुपया मिला है 81% वर्कर को। ठीक है, मार्च 25 से लेकर के 30 जून 2020 के बीच में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। पहली बात, इसकी टेस्टिंग की गई है डीआरडीओ की तरफ से। इट कैन इंटरसेप्ट एरियल टारगेट मिमिकिंग एनिमी एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये क्या काम कर सकती है, इसके बारे में सारी विशेषताएं हम देखेंगे। देखो, यदि उधर से कोई मिसाइल छोड़ता है तो उसका भी काम कर रही, रोकने का काम करेगी, अवरोधन का काम करती है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑन मंडे सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यू वर्जन ऑफ आकाश सरफेस से लेकर के एयर मिसाइल। यदि आकाश मिसाइल के बारे में हमको पूछा जाता है तो ये किस प्रकार की मिसाइल है, ये है सरफेस से एयर, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रहती। तो आकाश का ये मॉडिफाइड वर्जन है जिसका नाम रखा गया आकाश प्राइम। फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। कहाँ से इसकी टेस्टिंग की गई, ये बात हमको ध्यान रखना है, चांदीपुर उड़ीसा से इसकी टेस्टिंग की गई। इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग आकाश सिस्टम के साथ आप तुलना करोगे तो क्या अंतर है। आकाश प्राइम इज इक्विप्ड विद एन इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी। एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें सिस्टम लगाया गया है। सीकर फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, ताकि एकदम सही सटीक निशाना इस पर लगाया जा सके। अदर इम्प्रूवमेंट आल्सो इंश्योर मोर रिलायबल परफॉर्मेंस अंडर लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट में जाओगे आप टेम्परेचर कम होते जाएगा, उस टेम्परेचर में कमी भी जो है हमारे निशाने को प्रभावित ना कर सके, ऐसे सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। तो इसमें क्या किया गया था, in its maiden flight test, after improvement, the missile intercepted and destroyed the unmanned aerial target mimicking enemy aircraft। एक प्रकार से हमने ऐसा एयरक्राफ्ट बनवा दिए, ठीक है, जो कि उसकी नकल कर रहा है। रियल टारगेट, रियल शत्रु नहीं है, लेकिन ये इधर से हमने अपना ये आकाश प्राइम मिसाइल को छोड़ा है और इसको इसने ध्वस्त कर दिया है। ऐसी टेस्टिंग यहाँ पर चांदीपुर उड़ीसा से की गई है। इसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश और देख लेते हैं न्यूज़ को। तो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम धर्मपथम। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने मंडे के दिन वर्चुअली रूप से धर्मपथम योजना को लॉन्च किया है। एक प्रकार से ऐसी पहल है, ठीक है, बाय द इंडोमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडोमेंट डिपार्टमेंट मतलब धर्मस्व विभाग, जो दान विभाग आप कह सकते हैं। टू रिवाइव एंशिएंट टेम्पल सेंट्रिक कल्चर। मंदिर से रिलेटेड जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे, जो गतिविधियां होती रहती थी, वो आज भी जिंदा रहना चाहिए। उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने धर्मपथम स्कीम को लॉन्च किया। द आइडिया वाज टू गिव ए पुश टू ट्रेडिशनल आर्ट, कल्चर एंड हेल्थ प्रोग्राम सो दैट यूज टू बी कंडक्टेड बाय द टेम्पल्स। पहले जो जो चीज़ें हमको देखने को मिलती थी, आर्ट, कल्चर और हेल्थ प्रोग्राम, वो सारी चीज़ों को हमको जिंदा रखना। द डिपार्टमेंट आल्सो प्लान टू कंडक्ट ट्रेनिंग कैंप्स इन योगा एंड हेल्थ। इसके अलावा योगा और हेल्थ से रिलेटेड कैंप लगाए जाएंगे। MR रेड्डी आस्क्ड द ऑफिशियल टू टेक ए क्यू फ्रॉम द तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एंड अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस इन द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हमने देखने वाले हैं सैनिटाइजेशन सर्वे 7वां नंबर का एडिशन है, जिसका इसको सरकार ने लॉन्च करी है। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ऑन मंडे लॉन्च द 7th एडिशन ऑफ सैनिटाइजेशन सर्वे ऑफ सिटीज़ कंडक्टेड
बाय द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, इसको कंडक्ट किसके द्वारा किया गया? स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? द हाउसिंग एंड अर्बन फाइनेंस अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो एज वेल एज न्यू वर्जन ऑफ द स्वच्छता ऐप, स्वच्छता ऐप का आप नया वर्जन आप कह सकते हो। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का कहना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड बी लॉन्च SBMU 2.0 और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रिजुवनाइजेशन का वर्ड देख लेते हैं, कायाकल्प जिसका बोलते हैं हम। As a part of the celebration of 75 year of independence next year, the sanitization survey would have the theme of आज़ादी @75। ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है, तो ये थीम को भी हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से। SPD नैरोली बीट्स मार्केल्स पार्टी इन जर्मन पोल्स। ठीक है, तो जर्मन में चुनाव से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि SPD की जो पार्टी है अपोजिशन वाली, इसने मार्केल की पार्टी को हरा दिया। द सेंटर लेफ्ट पार्टी विच वन 25.7% ऑफ द वोट अहेड ऑफ CDU CSU कंजर्वेटिव ब्लॉक्स 24.1% सीक्स ए 3-वे अलायंस। अलग अलग पार्टी की क्या हिस्सेदारी रही है इसको लेकर के बात बताई गई। तो जर्मन सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कोलेज वॉर्ड ऑन द मंडे टू स्ट्रेंथन द यूरोपियन यूनियन एंड कीप अप द ट्रांसएटलांटिक पार्टनरशिप इन ए 3-वे कोalition गवर्नमेंट ही होप्स टू फॉर्म बाय द क्रिसमस टू टेक ओवर फ्रॉम एंजेला मर्केल्स कंजर्वेटिव। तो ये अब यहाँ की सरकार चेंज हो सकती है। इसके बाद यदि हम देख लें इसके मैप को, तो देखो सबसे पहला मैप आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस महाद्वीप में आता है। तो डार्क ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये है यूरोप। यूरोप के लगभग आप कह सकते हो कि सेंटर में पड़ता है जर्मनी। जर्मनी के आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ सी है, और यदि नॉर्थ की तरफ में ही जाओगे तो बाल्टिक सी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, नॉर्थ सी के साथ में। नॉर्थ सी के बाद में पड़ता है नॉर्वेनियन सी। ठीक है, और आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा के ये नीचे में इसकी लोकेशन है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो कर्क रेखा है इन दोनों के बीच में इसकी लोकेशन पड़ती है। और 0 डिग्री वाली जो प्राइम मेडिरियन रेखा है इसके पड़ता है राइट हैंड साइड, मतलब पूरब की तरफ में। और क्या क्या चीज़ है लोकेशन में? इंग्लिश चैनल भी है, ठीक है, जो कि यहाँ से गुजर रहा है। उसके नीचे बे ऑफ बिस्के पड़ती है, अटलांटिक ओशियन पड़ता है इसके लेफ़्ट साइड में। ये सारी इम्पोर्टेंट लोकेशन है।